सुना ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड अब देखिए 41 रुपए 84 पैसे का प्राइसिंग देखने को मिला एंड ये स्टॉक टूटे चला जा रहा है, इसका कॉम्पिटिटर बढ़े चले जा रहा है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। हीरो मोटर कॉर्प आज की डेट में हाईएस्ट यहां पर ना देखने को मिल रहा है ऑटो सेक्टर, टू व्हीलर ऑटो सेक्टर के अंदर, एंड उसका स्टॉक एथर नए पे नए हाइस पर है। लेकिन यहां पर ओला के अंदर बहुत बहुत ज्यादा खराब चीजें चल रही हैं, एंड इससे भी ज्यादा क्या खराब हो सकता है, क्या इन्वेस्टर्स को यहां पर देखने को मिल रहा है आज के दिन में जो लॉसेस हैं, जो बात करी गई थी 150 रुपए 200 रुपए, या जो रेटिंग्स आई थी, कहां गई वो रेटिंग्स? कुछ भी नहीं बदला है, उल्टा यहां पर ना फाइनेंशियल हर क्वार्टर में बिगड़ रहे हैं, एंड ये निवेशक की सबसे बड़ी चिंता है। बट एटलीस्ट यहां पर ना अगर आप देखेंगे चार्ट, तो चार्ट पैटर्न बहुत खराब हो चुका है। यहां पर आपका रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस बन चुके हैं, इन रेजिस्टेंस को तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो बात है कि अगले 4-5 साल के लिए आपको ये स्टॉक रखना है, क्या वो सही बात है? हाँ, आज की डेट में है, दिक्कत है, बहुत है। क्या ये स्टॉक और नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आपका जो स्टॉक है वो जो बिल्कुल लो लगा था 39.74, हम बिल्कुल उसके तकरीबन पास में आ चुके हैं। बी सेगमेंट में चल रहा है, इसीलिए धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। अदरवाइज अगर ये बी सेगमेंट में ना होता तो एकदम से कोलैप्स हो सकता था। ऊपरी अगर आप देखें जो पैटर्न है, ये पैटर्न के हिसाब से 50 रुपए ये आपका काफी इंपॉर्टेंट लेवल, और यही बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 50 रुपए। ये ध्यान रखिएगा, 50 रुपए अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल अपने को देखने को मिल रहा है। यानी कि कभी भी अगर अभी आपका स्टॉक घूम जाए यहां से, तो एकदम से वो 50 रुपए के आसपास जब आएगा ना, तो धक्का मारकर उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, और अगर वो 50 रुपए क्रॉस कर जाता है देन वहां से एक बड़ी तेजी की संभावना रहती है। ये होता है रेजिस्टेंस। 50 रुपए पैटर्न के हिसाब से काफी काफी बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है अभी के हिसाब से। एंड यहां पर अगर आप आओ, जो फाइनेंशियल हेल्थ है हर क्वार्टर में खराब ही हो रही है। आप देखेंगे सितंबर 2025 में, आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हाफ हो चुका है। 1200 वाला 690 करोड़ यहां पर ना शो हो रहा है। 29% -29% मार्जिन जा चुके हैं, ये हमारे सामने देखने को मिल रहा है, एंड ये कोई अच्छी बात नहीं है। 3 क्वार्टर हो गए हैं, बहुत खराब सेल्स के नंबर आ रहे हैं, बहुत खराब सेल्स के नंबर आ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी तो छोड़ दो, लगातार लॉस ही है। अच्छा, यही चीज का एडवांटेज जो है वो एथर के पास है। यहां पर लगातार जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो डिटेरियोरेट हुई है ओला की, एंड अभी आपके सामने जो आईपीओ आ रहे हैं हैवी वर्ल्ड की वैल्यूएशन पर, उनमें 100 रुपए के अंदर लाए जा रहे हैं, एकदम से तेजी हो जा रही है। सब में ओला जैसा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसा ही खेल चल रहा है। इनमें क्या होता है, ट्रेडर जो है ऊपर ले जाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ओला के टाइम मैंने आपको बताया था, बजाज हाउसिंग टाइम के बताया था कि ओला हुआ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये ट्रेडर पहले चला रहे हैं 4-5 दिन, यहाँ पर ना धमाकेदार तेजी होगी, उसके बाद ट्रेडर गायब, फिर इन्वेस्टर संभालता रह जाएगा, संभाल नहीं पाएगा। तो बात इतनी सी है। अब वही चीज ना हमें सामने देखने को मिली। लेकिन एथर का क्या हुआ, लो वैल्यूएशन पर लेकर आए, एंड वहां से आपके नंबर्स पिक करे, तो नंबर्स की बदौलत यहां पर ना आपके सामने एथर एनर्जी का स्टॉक ऊंचाइयों पर ये हुआ है एथर के अंदर। हालांकि ये भी लॉस मेकिंग कंपनी है, ये भी हाई वैल्यू पर ही ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सस्ता मद्दा वैल्यूएशन पर है। ये प्रॉफिट नहीं ला पाएंगे ना, ये भी टूटेंगे। लेकिन लगातार हर क्वार्टर में 3 क्वार्टर जैसे ओला के खराब निकले, एथर के उतने अच्छे निकले। लगातार हर क्वार्टर में लॉस कम ही हो रहा है। दैट्स वाई एथर के अंदर एक मूव बना है। लेकिन ये क्या ये शॉर्ट टर्म वाला मूव होगा, लॉन्ग टर्म वाला मूव होगा, ये तो देखने आने वाले टाइम बताया। कब तक आप एक लॉस मेकिंग कंपनी रहेंगे? अगर आप लॉस मेकिंग कंपनी रहेंगे, आपका वैल्यूएशन हाई है, आप टूटोगे। और ऑटो सेक्टर, टू व्हीलर ऑटो सेक्टर आसान नहीं है, बहुत हाई कंपटीशन है। एफआईएस अगर आप देखेंगे, यहां पर आपके सामने बेच कर निकले, ऑलमोस्ट 1% अपना होल्डिंग जो है वो बेच दिया, ड्रॉप आ गया। उसके बाद आप आ जाओ, डीआईएस एकदम से बढ़ा दी। हालांकि मैं डीआईएस को एक तरीके से ये मानता हूं, उनको देखने नहीं चाहिए, उनको सिर्फ लगाना होता है पैसा। इस स्टॉक के अंदर बस एक ही चीज हो सकती है, फंड बाइंग, कि यार एथर के कंपैरिजन 18,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है आज की डेट में ओला का, हो सकता है आने वाले टाइम में अच्छा निकले। तो वो फंड बाइंग यहाँ पर अचानक से आया, स्टॉक एकदम से अचानक से चल जाए, फिर वापस से वही हाल हो जाए, तो कुछ भरोसा नहीं है। फंड बाइंग हाँ वो कभी भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटर हैं, आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आते हैं, आपके ऊपर भरोसा अभी भी बना रहेगा और आगे भी बना रहेगा।
तो इसीलिए एक फंड बाइंग, जब ये सस्ता हो चुका है, फंड बाइंग हो सकती है। अब आज की डेट में 18,000 करोड़ का मार्केट कैप रह चुका है, पहले 80,000 करोड़ का, हाँ 80,000 करोड़ का मार्केट कैप हिट किया। लोगों को इतना टोपी पहनाई गई ट्रेडर की तरफ से कि लोग आज तक झेल नहीं पाए, अभी तक झेल नहीं पाए। तो बात इतनी सी है। बाकी आप आ जाओ, यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू कितना चल रहा है, 4.47 टाइम। बुक वैल्यू 9 रुपए 35 पैसे आ चुकी। ये हाल है, बहुत बुरा हाल है। 4.47 टाइम। यही आपका जो ड्रॉप हो रहा है ना स्टॉक के अंदर, फॉल का जो रीजन है वो यही है। बहुत हैवी वैल्यूएशन पर है, एथर भी बहुत हैवी वैल्यू पर है, ठीक है, वो देखने वाली बात है। लेकिन हम एथर के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम ओला के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक, ये कंपनी का अगर मुझे 15,000 करोड़ से 12,000 करोड़ के आसपास का अगर मार्केट कैप मेरे को मिलता है, तो मैं इस स्टॉक के अंदर एक लॉन्गर टर्म व्यू और रिस्क इस स्टॉक के अंदर बना सकता हूं। मैं 70,000, 50,000, 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पर मैं इस स्टॉक को या ऐसे कंपनी को मैं बाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे 15,000, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप अगर मुझे मिलता है, मैं इतनी वैल्यूएशन पर मैं रिस्क ले सकता हूं, लेकिन मैं ऊपरी वैल्यूएशन पर नहीं। तो अभी ध्यान रखिएगा, मैं ऑलरेडी आपसे कहता हूं 50 रुपए के अंदर, 40 रुपए के आसपास जब भी आपको स्टॉक मिले, तब यहां पर लॉन्ग टर्म व्यू बनाइएगा और अगले 4 से 5 साल के लिए छोड़ देना, क्योंकि एकदम से सारी चीजें चेंज नहीं होती, एकदम से सारी चीजें चेंज नहीं होती हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। बाकी अगर यहां पर 39.74 का लो अगर टूट गया, ये जो बना हुआ है हमारे सामने ये जगह, ये बेस अगर टूट गया, देन यहां पर आपको एक एकदम से ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो टिका हुआ है ना, ये धीरे धीरे जो गिर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की बदौलत है, स्टॉक बी सेगमेंट में है, इसीलिए बी सेगमेंट बचाए हुए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो क्या आप 18,000 करोड़ के मार्केट कैप पर अब रिस्क ले सकते हैं? 41 रुपए का प्राइस आज की डेट में देखने को मिल रहा है, जो हमने पिछले 3-4-5 महीने पहले बात करी थी, अब आज की डेट में देखने को मिला। तो क्या आज से लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं, इस प्राइस से लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने बाई किया, आपको मतलब अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, आपको 500 शेयर खरीदने हैं, वन टाइम खरीद दीजिए एंड उसके बाद फिर देखना नहीं है, अपने पोर्टफोलियो में डले हैं बस, ठीक है। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मुझे 12,000 से 15,000 करोड़ का मार्केट कैप पर ये स्टॉक मिलेगा, भाव क्या होगा वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, नीचे का ही भाव होगा, लेकिन अगर वो मिलता है तो यहां पर एक लॉन्गर टर्म व्यू बनाकर, कुछ ना सुनकर, तो यहां पर एक बाई बन सकता है। लेकिन फिर उसके बाद एक बार बाई कर लिया तो उसके बाद देखना नहीं है कि क्या हुआ है, देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंटिन्यू करना है, देखना नहीं है। तो ये बात है। लेकिन आज की डेट में जो फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ी है ना, ये बहुत बुरा हाल है, ये वाकई में ओला इलेक्ट्रिक के अंदर काफी बुरा हाल है। एंड क्या आगे सिचुएशन ठीक होगी, ये देखने वाली बात है। सो उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे, क्योंकि रिस्क है, रिस्की बैट है। एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टू व्हीलर ऑटोमोबाइल के अंदर कंपटीशन बहुत टफ है, कंपनियां सस्टेन नहीं कर पाती हैं। ध्यान रखिएगा, बड़े से बड़ा प्लेयर बैठा है और वो सालों से हम उनकी गाड़ियों पर छलकर अपने आप को बड़ा किए, समझ रहे हो। तो बात ये आ जाती है लेगेसी यहाँ पर ना, वो सब जानते हैं कि क्या चाहिए एंड वो कौन सा ये कंपटीशन हार्ड बैठे ना, वो मैनेज कर लेते हैं, हर कोई मैनेज नहीं कर पाता। ऊपर से कंपनी का जो सीईओ है भावेश जी, एटलीस्ट वो अपने आप को कोई भी स्टेटमेंट देने से बचाए, ज्यादा बेहतर है। अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट पूरा माहौल खराब कर देते हैं, वो एक सेंटीमेंट और बिगाड़ देता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर 12,000 से 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप मिलेगा तो एक रिस्क, एक बाई बहुत सॉलिड वाला, जिसको लगता है कि ना मेरे को इन्वेस्ट करना है, तब बनता है। तो मिलेगा तो देखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछिएगा, ज्यादा बेहतर है, या खुद की एनालाइज करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखें, बहुत धन्यवाद दोस्तों।